Welcome, dear student. Today we will discuss a new chapter, natural resource, their types. In natural resource, we discuss on land, soil and water. लास्ट चैप्टर में हमने रिसोर्सेज और उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि रिसोर्स क्या होते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें वैल्यू और यूटिलिटी जुड़ जाती है उसे रिसोर्स कहते हैं। उसके बाद हमने उसके डिफरेंट कैटेगरीज़ के बारे में देखा था, जैसे रिसोर्स ओरिजिन के बेस पे, एक्चुअल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स, रिजर्व रिसोर्स। फिर हमने उसके टाइप्स देखे थे, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। इस चैप्टर में हम टोटली फोकस करेंगे नेचुरल रिसोर्स, जिनमें भी फोकस करेंगे लैंड, सॉइल एंड वाटर पे। लैंड, सॉइल एंड वाटर पे ही क्यों फोकस करेंगे? क्योंकि नॉर्मली जो ह्यूमन लाइफ है वो इस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। आइए देखते हैं। वी नो दैट नेचुरल रिसोर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेचर। मैनी ऑफ देम आर एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल while other are used for satisfying our wants. Land, soil and water are essential natural resource. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं वो हमें सब कहाँ से मिलते हैं? नेचर से। और सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स जो हैं हमारे सर्वाइवल, हमारे जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। या तो वो हमारे किसी काम आते हैं या तो बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ को ख़त्म करके सेटिस्फाई हमको करते हैं। लैंड, सॉइल एंड वाटर जो है वो बहुत ही आवश्यक रिसोर्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लैंड रिसोर्स के बारे में। हमें पता है कि जो हमारी अर्थ है वो 70% वाटर और 30% लैंड से बनी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लैंड को देखते हैं। लैंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ओनली नॉट फॉर मैनकाइंड बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल अदर लिविंग बींग्स। तो लैंड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि सारा जो वेजिटेशन है, सारे एनिमल्स का हैबिटेशन जो है वो लैंड पे ही है। अगर हम इमेजिन करना चाहे बिना लैंड के अर्थ को तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, ना ही यहाँ पे जीवन को इमेजिन कर सकते हैं। लैंड प्रोवाइड फॉर मोर देन 95% ऑफ ह्यूमन फूड रिक्वायरमेंट। तो जो लैंड है वो 95% ह्यूमन फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, हाउसिंग को पूरा करता है, क्लोथिंग को पूरा करता है, फ्यूल को पूरा करता है, और बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो लैंड्स के थ्रू हमको मिलती हैं। पर फिर भी हर जगह जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो एक तरह से नहीं है। हम देखते हैं कि पहाड़ों में ह्यूमन पॉपुलेशन कम होती है, जबकि प्लेन्स एरिया जहाँ पे अनइवननेस बहुत कम है वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो इसीलिए वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवन है, जिसके कुछ डाटाज देख लेते हैं। 90% ऑफ पॉपुलेशन जो है 30% लैंड पे रहती है और 10% ऑफ पॉपुलेशन 70% लैंड पे। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों होता है? इसका मेन रीज़न है वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का रिलीफ। अगर बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट एडवर्स है तो उस कंडीशन में ह्यूमन के लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जहाँ पे क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है वहाँ पे ह्यूमन को सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल हो जाता है। इसलिए ऐसे एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अगर इंडिया की हम बात करें, एग्ज़ाम्पल को देखें तो दो एग्ज़ाम्पल हमारे पास है। एक तो नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया और दूसरा हिमालयन एरिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के एरिया में हम देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है, यहाँ पे रिलीफ बहुत ही इक्वल है। अगर रिलीफ की बात करें कि मतलब बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं है, समतल है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ईज़ है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत बढ़िया है। तो यहाँ पे सर्वाइवल करना ह्यूमंस के लिए बहुत ईजी है। इसलिए यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलती है। अगर इसका कंपैरिजन हम माउंटेन एरिया से करें, क्योंकि माउंटेन एरिया में क्लाइमेट एडवर्स होता है, जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है या बहुत ऊंचाई पे, कहीं पे नीचे, कहीं पे वैली। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन बहुत मुश्किल हो जाता है और ह्यूमन का जो सर्वाइवल है वहाँ पे कठिन हो जाता है। इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। आइए आगे देखते हैं। लैंड प्रेजेंट इन एडवर्स क्लाइमेट रीजन आर लेस पॉपुलेटेड। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो ज़मीन एडवर्स क्लाइमेट कंडीशन में रहेगी वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम होगी। लैंड प्रेजेंट विद सूटेबल क्लाइमेट रीजन हैज़ डेंस पॉपुलेशन, और जहाँ पे सूटेबल कंडीशन है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस होगा।
पर फिर भी अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ के बिल्कुल मिडल से एक इमेजिनरी लाइन गुजरती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, जिसके बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद सब ट्रॉपिक रीजन मीन्स 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो दोनों हेमिस्फीयर नॉर्थ और साउथ में है। इसके बीच 66% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो रहती है। आइए लैंड यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है लैंड यूज़। वी यूज्ड लैंड फॉर वेरियस पर्पस लाइक एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, हाउस, रोड्स, रेलवे ट्रैक, फैक्ट्रीज, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। दिस कॉमनली टर्म एज लैंड यूज़। हम ज़मीन का जो है डिफरेंट वर्क के लिए यूज़ करते हैं, जैसे उस पर घर बनाते हैं, चारागाह बनाते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, रोड बनाते हैं, रेलवे ट्रैक बनाते हैं। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, लैंड यूज़, कि वो ज़मीन किस काम में हमने ली उसी को हम लैंड यूज़ कहते हैं। अब लैंड यूज़ इफ़ेक्ट कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन एशिया एंड अफ्रीका हैज़ कन्वर्टेड पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ क्रॉप लैंड और एग्रीकल्चर लैंड इनटू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे आवास के लिए, रहने के लिए उनको बहुत सारी ज़मीन की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट जो लैंड है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉन फॉरेस्ट में, और एग्रीकल्चरल लैंड को कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉन एग्रीकल्चरल यूजर्स में। आगे देखते हैं। इसको एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पहले जो गांव का साइज़ था वो बहुत छोटा था, लेकिन फिर बाद में जैसे जैसे गांव की पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे लोग जो पहले ज़मीन एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे उसमें अपने घर बना के रहने लगते हैं, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो उसका यूज़ कम हो जाता है और उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस में। आगे देखते हैं। वी मस्ट मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ लैंड इन सिस्टमैटिक वे सो दैट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इन एंश्योर्ड एट मिनिमम कॉस्ट एंड लेबर। हमें जो लैंड का यूज़ करना है वो अच्छे से और सिस्टमैटिक वे में करना चाहिए, ताकि जो लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन है अच्छे से उपयोग हो सके और ज़्यादा लागत भी ना लगे और ज़्यादा श्रम भी खर्च ना हो। लैंड यूज़ की अगर बात करें तो फॉरेस्ट, इंडिया में जो फॉरेस्ट है वो 22% है टोटल लैंड पे। अगर ब्राज़ील और जापान की बात करें तो ये इंडिया से बहुत ही ज़्यादा है, जो 66% और 67% है। और सबसे कम जो फॉरेस्ट है वो है यूके में 10%। आइए आगे देखते हैं। सॉइल रिसोर्सेज क्या है? सॉइल रिसोर्सेज ज़रा देख लेते हैं। सॉइल नॉर्मली पहले देखते हैं कि सॉइल होता क्या है। द टॉप मोस्ट सॉफ्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कॉल्ड सॉइल। जो अर्थ क्रस्ट की सबसे ऊपरी सतह होती है और बहुत सॉफ्ट होती है उसी को हम क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल वेजिटेशन इन दिस वे अदर लिविंग बीइंग ऑल्सो डिपेंड ऑन सॉइल इनडायरेक्टली। और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो छोटे हों या बैक्टीरिया हो या बड़े हों, सब इसी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि वेजिटेशन जो है अपर मोस्ट सॉफ्ट लेयर में ही होता है, और जिसके कारण से इनडायरेक्टली जो है सारे लिविंग बीइंग्स जो है सॉइल पे डिपेंड करते हैं। तो सॉइल क्या होता है, क्या किससे मिलके बना होता है? सॉइल में स्मॉल रॉक्स, फ्रेगनेंट्स, मतलब छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं बारीक, और ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिससे सॉइल बनता है। सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है इसका भी प्रोसेस ज़रा देख लेते हैं। रॉक वर्क कंटिन्यूली हीटेड अप बाय, इसको बताने से पहले ज़रा मैं आपको एक बार बता दूं कि रॉक साइकिल के बारे में हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में। रॉक साइकिल में क्या होता है कि कैसे एक पेरेंट रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक बनता है, फिर वापस से ये साइकिल चलता रहता है। कहीं ना कहीं उसी साइकिल का पार्ट है सॉइल फॉर्मेशन। कैसे, आइए देखते हैं। रॉक वर कंटिन्यूसली हीटेड अप बाय द सन एंड कूल्ड बाय द रेन। द विंड, वाटर, हीट एंड कोल्ड help these rocks break into smaller pieces. This breaking up of the rock continue for years. After thousands of years, sand, pebbles and gravels were formed. These, together with the remains of dead plants and animals, make up the soil that we have today. तो हमने दो चीज़ें देखी सॉइल में क्या होते हैं, स्मॉल रॉक, फ्रेगनेंट। तो जो रॉक्स होते हैं उस पर रेन, सन की लाइट्स जो है उस पर हमेशा काम करती रहती है, जिसको हम वेदरिंग के रूप में भी जानते हैं, जिसकी वजह से रॉक जो है छोटे छोटे कणों में टूट जाते हैं और सालों तक ये प्रक्रिया चालू रहती है, जिसके वजह से बहुत सारे छोटे छोटे फ्रैगमेंट हो जाते हैं रॉक्स के,
और उसमें जो एनिमल्स का डेड एनिमल्स होते हैं या डेड प्लांट्स होते हैं, उनकी जो ऑर्गेनिक्स चीज़ें होती हैं वो मिलके क्या बना देती हैं, सॉइल बना देती हैं, स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट और ऑर्गेनिक मटेरियल। तो स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट कहाँ से आते हैं, बड़े बड़े रॉक से, और ऑर्गेनिक मटेरियल कहाँ से आता है, डेड प्लांट्स और एनिमल्स से। आगे देखते हैं। इट टेक्स 100 ऑफ ईयर टू फॉर्म 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल लेयर, और इसको सालों साल लग जाते हैं, 100 साल से भी ऊपर लग जाते हैं, ताकि 1 सेंटीमीटर जो मोटाई है वो सॉइल की बन सके। अब देखते हैं फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए। देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं। सबसे पहले फैक्टर है नेचर और पेरेंट रॉक। तो सॉइल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेरेंट रॉक का नेचर कैसा है, क्या वो इग्नीशियस है, क्या वो मेटामॉर्फिक है, क्या वो सेडिमेंट्री है। द प्रॉपर्टी एंड क्वालिटी ऑफ सॉइल टोटली डिपेंड्स ऑन इट्स पेरेंट्स रॉक ड्यू टू प्रोसेस ऑफ वेदरिंग एंड डिकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेटेड एंड डिकम्पोज। तो देखते हैं यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है किसी भी सॉइल की, वो डिपेंड करती है उसके पेरेंट रॉक पे। अगर जैसा पेरेंट रॉक होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है सॉइल की वैसी ही होगी, क्योंकि वेदरिंग के कारण ही उस पेरेंट रॉक से ही सॉइल बनती है। अगला फैक्टर है क्लाइमेट फैक्टर। क्लाइमेट फैक्टर इंक्लूड टेम्परेचर विच हेल्प द रेट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो जैसा क्लाइमेट होगा उसके अकॉर्डिंग वेदरिंग होगी और इरोजन भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। आगे देखते हैं टोपोग्राफी। द स्लोप ऑफ लैंड डिसाइड द एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, डेड प्लांट्स एंड एनिमल प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। तो जो टोपोग्राफी है, कहीं पे स्लोप कैसा है, तो जो रॉक टूटते हैं तो वो एक जाके अपने बेस लाइन पे इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से डेड प्लांट्स एनिमल्स के जितने भी जीवाश्म होते हैं वो भी जाके वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और जिसकी वजह से सॉइल की फॉर्मेशन होती है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है माउंटेन वैलीज़। माउंटेन वैलीज़ में दोनों तरफ के जो स्लॉप होते हैं उसकी वजह से जो छोटे छोटे रॉक टूट के आते हैं वो वैलीज़ में इकट्ठा होते रहते हैं, और डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के जो बॉडीज़ होते हैं डिकम्पोज होते हैं उसी सॉइल में, जिसकी वजह से उसमें ह्यूमस आ जाता है और वो सॉइल फर्टाइल बन जाती है। ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म एंड ants क्रिएट स्पेस फॉर वाटर एंड एयर थ्रू देयर मूवमेंट्स। बैक्टीरिया ऐड नेचुरल कंटेंट एंड फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन। तो जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं सॉइल में, जैसे अर्थवॉर्म, आंट्स, और उसके बाद से आपका जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन के फिक्सिंग करते हैं और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में ऐड करते हैं, उनकी वजह से भी सॉइल जो है डिपेंड करता है कि उसकी क्वालिटी कैसी होगी। टाइम इन सॉइल फॉर्मेशन, टाइम एंड मैच्योरिटी। और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे सॉइल की जो मैच्योरिटी होती है वो ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग उसमें ह्यूमस की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाती है। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन को हम हिंदी में अपरदन भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ वियरिंग एंड केयरिंग अवे ऑफ द सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो वो प्रक्रिया जिसमें हम सॉइल को नेचुरल फोर्सेस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पास आउट कर देते हैं, उसी को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कंजर्विंग लैंड एंड सॉइल रिसोर्सेज। कैसे लैंड और सॉइल रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है उसे देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़ एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड we survive on plant. Growing population and their growing demand have led to large of destruction of natural resources. तो जो लैंड का और सॉइल का जो कंजर्वेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम भी टोटली डिपेंड करते हैं सॉइल पे, क्योंकि उसी से हमें फूड मिलता है, प्लांट की ग्रोथ मिलती है। इसलिए जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करती है वैसे वैसे सॉइल पे जो भार है वो बहुत ज़्यादा पड़ने लगता है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन की ग्रोथनेस की वजह से, जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कि जो सॉइल को हम नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट कर देते हैं, जो नेचुरल डिस्ट्रक्शन का काम करती है। द वाइज एंड रैशनल यूज़ ऑफ सॉइल सो एज टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इरोजन इज़ कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। और सॉइल का बहुत ही चतुराई से प्रयोग करना,
उसको और इरोजन से बचाना क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन कहलाता है। अब उसके क्या क्या स्टेप हैं सॉइल कंजर्वेशन के देखते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है सॉइल कंजर्वेशन के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि फॉरेस्ट में जो ट्रीज़ होती हैं वो उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी में बहुत अंदर तक जाती हैं, जिसकी वजह से वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और सॉइल इरोजन नहीं होने देती। अगला है प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज़, जितना से जितना हो सके अगर हम ट्रीज़ लगा दें तो प्लांटेशन करके हम फिर उसे आगे सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। काउंटर प्लगिंग, क्या होता है काउंटर प्लगिंग? काउंटर प्लगिंग का अर्थ होता है कि प्लग जो है मतलब खेतों को जोतना जो तरीका है उसको हम सुधारें। क्रॉप रोटेशन, अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइम में लगाएं। कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग, अतिचारण मतलब बहुत ज़्यादा चरने से हम कंट्रोल करें ताकि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो बचे रहें और सॉइल इरोजन होने से बच जाए। टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेत, ये माउंटेन एरियाज़ में जब हम फार्मिंग के लिए जाते हैं तो हमने कई बार देखा होगा सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो ये ज़रूरी है ताकि वहाँ से जो मिट्टी है वो सीधी नीचे ना आ सके। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर मीन्स एक बार यहाँ पे एग्रीकल्चर किया फिर उसके बाद नेक्स्ट लैंड पे एग्रीकल्चर किया, इस तरीके से उस लैंड की फर्टिलिटी को हम टाइम दे देते हैं ताकि वो कवर अप कर सके। प्लगिंग ऑफ गलीज, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, इन सारे चीज़ों का प्रयोग करके हम सॉइल इरोजन और सॉइल कंजर्वेशन को रोक सकते हैं और सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। थैंक यू।